बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है होम साइंस का। बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम से पहले अपने आप को एकदम काम डाउन कर लीजिए। आपने जितना भी पढ़ा है सब कुछ आपको आ रहा है। सब चैप्टर्स के अच्छे से रिवीजन हो गए हैं। सिर्फ लास्ट के 2-3 चैप्टर्स के मैंने रिवीजन नहीं कराए थे, तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार और देख लो। बाकी पढ़ के पूरा जाना बेटा। कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, और जिस भी लैंग्वेज में आ रहा हो उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन का पेपर सॉल्व कर देना है। ये मत सोचिएगा कि हम हिंदी में कर रहे हैं तो हमें कम नंबर मिलेगा, या इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं तो कम ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, एग्ज़ाम में आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उस पर नंबर मिलेगा। आप अभी से अपना बॉक्स में पेन, पेंसिल, स्केल, रबर सब कुछ रख लीजिए। स्केच पेन भी रख लीजिए, स्केल भी रख लीजिए। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि इसको हम पॉइंट वाइज आंसर कर सकते, बेटा पॉइंट वाइज आंसर करना। जहाँ पर भी फिगर बना सकते हैं वहाँ पर फिगर बनाना। ठीक, और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना, और नीट एंड क्लीन लिखना। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक, और सब आराम से पॉइंट वाइज सीरियल वाइज करते जाना। किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। जो भी आए जैसा भी आए, हर हाल में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ध्यान ये रखना कि पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए। तो ठीक है, लास्ट मोमेंट पे मैं लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं जिनको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। जनसंपर्क का अर्थ लिखिए। संगठन और जनसाधारण के बीच संबंधों और संपर्कों के मध्य संबंध स्थापित करना जनसंपर्क कहलाता है। यानी जो संगठन है और वहाँ की जनता, जो जनसाधारण है, उनके बीच के संबंध को जनसंपर्क कहते हैं। जनसंपर्क के कितने सिद्धांत हैं? जनसंपर्क के 7 सिद्धांत है। ठीक, और कौन कौन से हैं? ये सच बताइए, काम द्वारा सिद्ध कीजिए, ग्राहकों की सुनिए, आने वाले कल के लिए प्रबंध कीजिए, जनसंपर्क को इस तरह संचालित कीजिए जैसे कि सारी कंपनी उस पर निर्भर करती है। उसे समझें कि कंपनी का वास्तविक चरित्र उसके लोगों द्वारा प्रदर्शित होता है। शांत, धैर्यवान और प्रसन्नचित्त रहिए। ये 7 जनसंपर्क कार्य के सिद्धांत है। फिर है निगमित संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? निगमित संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, आंतरिक संप्रेषण और बाहरी संप्रेषण। आंतरिक और बाहरी संप्रेषण की तुलना कीजिए। ठीक है, इसको भी देख लेना। आपकी बुक में इसका भी आंसर दिया हुआ है कि आंतरिक संप्रेषण किसे कहते हैं और बाह्य संप्रेषण किसे कहते हैं। दोनों के बीच में दोनों को डिस्क्राइब कर देना, बस वही उसके बीच में अंतर हो जाएगा। ठीक, ये इसके अलावा जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र भी आ सकते हैं। और ये जनसंपर्क के जो 7 सिद्धांत हैं वो आर्थर पेज ने दिए थे। ठीक, जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने दिए हैं? आर्थर पेज ने दिए। निगमित आंतरिक संप्रेषण किसे कहते हैं? ये संप्रेषण संगठन के नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में होता है। और बाहरी संप्रेषण होता है संगठन के सदस्य और बाहरी दुनिया के बीच बहुमूल विधि के रूप में होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास संचार की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब ये लास्ट से जो है दूसरा चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन है कि विकास संचार किसे कहते हैं? किसी भी प्रकार के विकास के लिए संचार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग विकास संचार कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं कि विकास संचार व्यक्तियों तथा जन समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास एवं सुख शांति की ओर उन्मुख होता है। विकास संचार का मुख्य उद्देश्य समुदाय को सूचना देना या वहाँ के लोगों को शिक्षित करना है। संचार का महत्व लिखिए। विकास उद्देश्य अगर आपने पढ़ लिया है विकास संचार का, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप उसका महत्व, अगर नहीं आ रहा है तो अगर आपने उद्देश्य और महत्व उसको बनाकर आप लिख सकते हैं। अब विकास संचार की वजह से ही लोगों जन समुदाय को शिक्षित किया जा सकता है।
वहाँ के लोगों को उस विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जा सकती है। जैसे विकास संचार की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी हैं? इसका उद्देश्य लोगों को सूचित करना, अनुदेश करना, प्रेरित करना, लोगों को आग्रह करना और लोगों को शामिल करना है। विकास पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखिए। विकास पत्रकारिता भी विकास का ही एक विधि है। तो विकास पत्रकारिता के को परिभाषित कर दीजिएगा, पत्रकारिता किसे कहते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता का क्या अर्थ है? उपभोक्ता का अर्थ वे व्यक्ति हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं या सेवाएं खरीदते हैं। उपभोक्ता के मौलिक अधिकारों की सूची बनाना है। तो उपभोक्ता के मौलिक अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और सुनवाई का अधिकार। ये 4 उपभोक्ता के मौलिक अधिकार हैं। इनको भी याद कर लो, ठीक है। विकास संचार की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। विकास संचार की विभिन्न विधियाँ है, रेडियो है, टेलीविज़न है, पत्रकारिता है, ये सब इनके बारे में पढ़ लेना। फिर एक चीज़ और है, छतेरा ग्राम परियोजना। छतेरा ग्राम परियोजना सन 1969 में 1969 में प्रारंभ हुई थी। इस परियोजना में उत्तर पश्चिम दिल्ली के एक छोटे गांव छतेरा पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने व्यक्तियों के जीवन का वर्णन करते हुए इस संबंध में नियमित रूप से एक पाक्षिक कॉलम छापना प्रारंभ किया था। अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन कि छतेरा ग्राम परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1969 में। फिर है वूल मार्क तथा सिल्क मार्क के विषय में बताइए। वूल मार्क का चिन्ह ऊन तथा ऊन से बने, वूल का मतलब ही ऊन होता है, तो ऊन तथा ऊन से बने वस्त्रों पर दिया जाता है। और सिल्क मार्क सिल्क से बने हुए कपड़ों के लिए होता है। इसके अलावा एक और वर्ड होता है हॉल मार्क। हॉल मार्क 22 कैरेट सोने के गहनों पर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट इको मार्क क्या है? इको मार्क जिन वस्तुओं पर इको मार्क दिया जाता है वे पुनः इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, यानी जो पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोकती हैं। जिन वस्तुओं को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उसे उन वस्तुओं को इको मार्क दिया जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉर्ट से क्या अभिप्राय? ये होटल वाले चैप्टर का है। रिजॉर्ट जो होते हैं सुख सुविधाओं के आकर्षण के लिए जाना जाता है। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, खेल की सुविधाएं तथा अवकाश के आनंददायक क्रियाकलाप उपलब्ध कराता है ताकि पूर्ण अवकाश का अनुभव प्राप्त कर सके। लोग छुट्टियों में रिजॉर्ट में छुट्टियां गुजारने जाते हैं। अतिथि चक्र से क्या अभिप्राय है? इसके विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना कि ये अक्सर आता है कि अतिथि चक्र वो होता है जब कोई अतिथि होटल में आता है और रहने के बाद चला जाता है तब तक का, यानी उसका आगमन, पूर्व आगमन, कमरे पर आधिपत्य तथा प्रस्थान, ये इसके 4 चक्र हैं। इसके बारे में भी पढ़ लेना। लॉज से क्या तात्पर्य? लॉज छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो शहरों या कस्बों के मुख्य बाजारों में उनके आसपास स्थित होते हैं। होटल के प्रमुख कार्य फ्रंट ऑफिस का क्या महत्व है? फ्रंट ऑफिस कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को अद्यतन करना और होटल में अतिथियों के आगमन पर उनसे मिलना तथा उनका अभिवादन करना। जैसे स्कूल में क्लर्क ऑफिस का जो सबसे पहले जो ऑफिस पड़ता है, इसी तरह उसका इम्पोर्टेंस रहता है। इसी तरह होटल में फ्रंट ऑफिस अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फिर है प्रमुख कार्यालय फ्रंट ऑफिस स्टाफ के किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों के उत्तरदायित्व लिखिए, यानी उनके क्या क्या जिम्मेदारी। जो फ्रंट ऑफिस में जो व्यक्ति रहते हैं वो, यानी उनके जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, पर्यवेक्षक हैं और कोषाध्यक्ष, यानी जो पैसा लेने बिल का लेखा जोखा करते हैं। तो इन तीनों के क्या कार्य हैं? तो मैनेजर का काम होता है कि वहाँ के लॉबी एवं परिवहन संबंधी क्रियाकलापों की व्यवस्था करना, और अतिथि जो आगे हैं उनके स्टाफ के परिवहन संबंधी क्रियाकलाप के लिए उत्तरदायी होते हैं। अलग अलग पाली जो होती है, किस शिफ्ट में कितने लोग रहेंगे, स्टाफ के लोगों की पूरी ड्यूटी बनाना। और पर्यवेक्षक का काम होता है कि शिफ्ट निर्धारण तथा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। होटल में आने वाले सभी जितने अतिथियों से मिलता है
और उनका स्वागत करता है, उनको सही कमरे का आवंटन करना निश्चित करता है। फ्रंट ऑफिस के जो कोषाध्यक्ष होते हैं उनका काम होता है बिलों का लेखा जोखा करना, अतिथि के चेकआउट के समय उनके द्वारा बिलों के भुगतान को सुनिश्चित करना। फिर है रिजॉर्ट से क्या अभिप्राय। रिजॉर्ट अभी ऊपर भी बता चुके। रिजॉर्ट जो होता है हॉलीडेज़ में जाने के लिए, ताकि वहाँ सारी सुविधा रहे, होटल का ही रूप है। वस्त्र धोने की विभिन्न प्रकार की मशीनों का वर्णन कीजिए। ये कौन सा चैप्टर हो गया? संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव। इसमें वस्त्रों की देखभाल में रख रखाव के दो पहलू कौन कौन से दो पहलू होते हैं? पहले तो कपड़े की भौतिक क्षति से मुक्त रखना है, यानी अगर उसमें कुछ प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान न पहुँचे। धब्बे और धूल हटाते हुए कपड़े के रूप रंग और चमक को बनाए रखना। अब है कौन कौन सी मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं, उनको भी एक अर्ध जो कपड़े धुलने की जो मशीनें होती है, जो वॉशिंग मशीन्स हैं, वो 3 टाइप की होती है। पूर्णतया स्वचालित, यानी इनको एक बार लगा दीजिए, उसे पानी भरने, पानी की निश्चित ताप, गर्म करना पानी को, धुलाई चेक सब वो एक बार सेट कर दीजिए, फिर उसके बाद वो अपने आप काम करती रहती है। पूर्णतः स्वचालित होती हैं। अर्ध स्वचालित में इसमें बीच बीच में व्यक्ति को हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है कि प्रत्येक चक्र के बाद उसको खंगालना है, फिर सुखाना है कपड़ा। 2 टब वाली जो मशीन होती है वो अर्ध स्वचालित मशीन होती है। हस्तचलित मशीनें, इसमें 50% काम तो जो मशीन चला रहा है उसको अपने हाथ से करना होता है, यानी उसमें पानी उसे खुद भरना है, फिर कितना पानी भरना है उस पर नियंत्रण करना है, जल के तापमान का नियंत्रण करना है, फिर उसके बाद धुलाई करना है। ये सब कामें इस जो है क्या कहते हैं, हस्तचलित मशीन होती है। 3 तरह की यानी वॉशिंग मशीन्स होती हैं। फिर है अर्ध स्वचालित मशीन किस प्रकार कार्य करती है। अर्ध स्वचालित मशीन में ये जो व्यक्ति मशीन में से काम ले रहा है वो बीच बीच में से हस्तक्षेप करता है। प्रत्येक चक्र के साथ खंगालने का पानी इन मशीनों में भरना पड़ता है और निकालना पड़ता है। ये जो है 2 टब वाली जो मशीनें होती है वो अर्ध स्वचालित मशीनें होती। व्यावसायिक धुलाई घरों और अस्पतालों के धुलाई घरों की धुलाई प्रक्रिया में क्या अंतर है। व्यावसायिक धुलाई घरों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र धुलाई के लिए आते हैं, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी। उनको जो है अलग अलग करके उनको ड्राई क्लीन किया जाता है। वस्त्रों के प्रकार एवं ग्राहक के अनुरोध के अनुसार ही उसकी परिसज्जाएँ की, जैसे रफू करना है, धब्बे हटाना है, जरी या पॉलिश करना, ब्लीच करना, और फिर उसके वस्त्रों की इस्त्री और पैकिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अस्पताल के धुलाई घर जो होते हैं उसमें ज़्यादातर सूती तथा टेरिकॉट जैसे कपड़ों से बने वस्त्र होते हैं, उनको विभिन्न विभागों के अनुसार अलग अलग धोया जाता है। वस्त्रों की धुलाई में स्वच्छता पर अधिक बल दिया जाता है ताकि नीट एंड क्लीन रहे, और उसे विसंक्रमित किया जाता है। वस्त्रों की इस्त्री व पैकिंग आदि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा बच्चों, जो हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर सारे उधर जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे उनको भी अच्छे से दोहरा लीजिएगा, एक एक बार जो है याद कर लीजिए। जीविका किसे कहते हैं, कार्य और जीविका में क्या अंतर है, ये सारे क्वेश्चन। उद्यमिता क्या है, नौकरी से क्या अभिप्राय है, फिर उसके बाद नैदानिक पोषण किसे कहते हैं, आहार के कितने प्रकार हैं, नैदानिक पोषण और आहारिकी के अध्ययन का क्या महत्व है, जन पोषण से क्या तात्पर्य है, खाद्य विज्ञान से क्या तात्पर्य, खाद्य संसाधन किसे कहते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, खाद्य विनिर्माण किसे कहते हैं, खाद्य का खराब होना किसे कहते हैं। ठीक है, खाद्य विज्ञान के क्षेत्र किसे से क्या आशय है, खाद्य प्रौद्योगिकी में किस तकनीक का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो है भौतिक संकट और जैविक संकट, रासायनिक संकट, यानी जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो संकट है उनमें इन तीनों को एक बार पढ़ लो। कौन कौन से भौतिक, खाद्य गुणवत्ता किसे कहते हैं, खाद्य विषाक्तता किसे कहते हैं, संदूषण किसे कहते हैं। ये कुछ जो वर्ड्स हम नाम ले रहे हैं एक एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। HACCP के महत्व के बारे में बताना है, और NCERT के जो क्वेश्चंस हैं सब बुक में उसके आंसर भी दिए हुए हैं।
एनसीईआरटी क्वेश्चन ज़रूर से याद करके पढ़ लो। FSSAI को पारित करने का क्या उद्देश्य था? भारत सरकार ने पारित किया था कोडेक्स एवं ISO में अंतर लिखना है। ये सब हम हाफ ईयरली में और प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन दिए वो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही थे बच्चों। प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल वाले चैप्टर्स को भी पढ़ लेना कि शिशु केंद्र क्रेच किसे कहते हैं, मॉन्टेसरी विद्यालय कौन कौन से, चलते फिरते शिशु केंद्र कौन से, डे केयर सेंटर कौन से हैं, फिर उसमें जो है क्या कहते हैं संवेदनशीलता वाले में बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं, युवा संवेदनशील क्यों होते हैं, वृद्ध जन क्यों संवेदनशील होते हैं, उनकी संवेदनशीलता के कारण क्या है, और उनको वृद्ध जनों के लिए 2 कार्यक्रम, युवाओं के लिए 2 कार्यक्रम, इनके बारे में पढ़ लेना। युवाओं के लिए 2 कार्यक्रम थे, विशेष शिविर कार्यक्रम, भारत स्काउट एंड गाइड, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, ये अच्छे से याद हो जाएगा। वृद्ध जनों के लिए वृद्ध जनों से संबंधित राष्ट्रीय नीति 1999, अभिभावक और वरिष्ठ नागरिकों के गुजारे एवं कल्याण से संबंधित कानून। SOS गांव कौन से होते हैं? SOS गांव स्वतंत्र गैर सरकारी सामाजिक संगठन है। प्रेक्षण गृह किसे कहते हैं? प्रेक्षण गृह में मुख्य रूप से गुमशुदा या कहीं से छुड़ाए गए बच्चों को अस्थायी रूप से अर्थात उनके माता पिता का पता लगाया जाने तक रखा जाता है। विशेष गृह से क्या अभिप्राय है? ठीक, इन सबको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो पूरे चैप्टर्स। डेनिम्स कब अस्तित्व में आई? फैशन वाले चैप्टर्स में कल हमने बताया था कि डेनिम्स 1849 में अस्तित्व में आई। सिलाई मशीनों को पैरों से चलाने की व्यवस्था कब हुई थी? सन 1859 1859 में। पहनने के लिए तैयार वस्तुओं का उत्पादन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? 1920 में। कुछ डेट्स हैं उनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। बस बाकी सब कुछ तुम्हें आता है बच्चों। सारे चैप्टर्स हम रिवाइज करा दिए ऑनलाइन 3 दिन के अंदर। अब आप जो है ये आपकी बारी, आप अपना कितना बेस्ट देते, खूब अच्छे से सोच के समझ के नीट एंड क्लीन को अच्छे से करना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, और मल्टीपल चॉइस तो ज़रूर से सॉल्व कर देना। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।